आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ना वो राहुल भट्ट के घर गए उनकी परिवार के साथ सांत्वनाएं शेयर करने के लिए, ना ही वो रजनी बाला के घर गए। ये क्या देखने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन में है तो ये रोल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी निभाना है। कश्मीर घाटी में सिविल सोसाइटी को अपने साथ जोड़कर कश्मीर घाटी में बंद की कॉल देना, कश्मीर घाटी में आम सिविलियन सोसाइटी को जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ खड़ा करना, ये सारा काम और सरकार को आड़े हाथों लेने का काम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पा रही? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया जाए कि लोकल अफसरों को तरजीह दे, वो ये ठीक कर सकते हैं जो कुछ भी हो रहा है, और हम इसके पुरजोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। वो हमें कैसे रिहब करेंगे वहाँ पे जबकि सिक्योरिटी नहीं है? एक लेडी को गोली मार दी जाती है, एक लेडी की किलिंग की जाती है, एक लेडी सेफ नहीं है तो बाकी सब कहाँ से सेफ होगा? कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित्स को अभी भी टारगेट किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित्स सड़कों पर उतर आए हैं, अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल भी देखने को यही मिला कि कुलगाम में सांबा की रजनी बाला को किस तरीके से आतंकियों ने टारगेट किया। इसके बाद भी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल ठहराने की बात आती है तो जितने भी लीडर्स हैं वो बयानबाजी से बाज तो नहीं आते, लेकिन फिर भी कोई कदम उठाए हो, कोई सड़कों पर उतरा हो, कोई इन कश्मीरी पंडित्स की टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है उसको लेकर ओपनली बात कर रहा हो, बहुत कम देखने को मिलता है। ये भी देखने को मिला कि जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरशिप की बात है, ब्लेम डालने की कोशिश की गई कश्मीर फाइल्स मूवी के ऊपर, जिस मूवी को लेकर कश्मीरी पंडित समुदाय के ही लीडर्स ये कह रहे हैं कि फाइनली पहली बार ऐसा लगता है कि हमारा सच भी किसी ने बयान किया है। इसी पर बात करने के लिए और जो इंसिडेंट कुलगाम में हुआ है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन, माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट बीएल भट्ट मेरे साथ है, जतिन भट्ट मेरे साथ हैं, और उसके साथ ही में वुमेन विंग की जो इंचार्ज हैं वो भी मेरे साथ इस समय मौजूद है। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कल ये जो इंसिडेंट हुआ है और लगातार अभी तक लगभग 16 लोगों को कश्मीर में टारगेट किया जा चुका है, इन टारगेटेड किलिंग्स को वो किस तरीके से देखते हैं। तो भट्ट साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि कल जो इंसिडेंट हुआ है, कड़ी शब्दों में निंदा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ना वो राहुल भट्ट के घर गए उनकी परिवार के साथ सांत्वनाएं शेयर करने के लिए, ना ही वो रजनी बाला के घर गए। ये क्या देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी सारी लीडरशिप जो है वो इनके हमदर्दी का इज़हार करते हैं, और जो कुछ भी यहाँ हुआ बड़ा अफसोसनाक है। जब हम सरकार में थे ये बच्चे वहाँ चले गए, तब ऐसा नहीं था, तब ये घूमते थे। और ये दो चार साल से ये जो गलत फहमियाँ डाल दी गई है कश्मीर में, ये दिस इज़ इंटेलिजेंस फेलियर। आपने लोकल अफसरों को कहाँ रखा है? घरों में। आपने बाहर से अफसर लाए जिनको टोपोग्राफी भी पता नहीं है कश्मीर की। आपका सीआईडी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ही इज़ फ्रॉम आउटसाइड, ही डोंट नो नथिंग अबाउट कश्मीर। एंड इसी तरह से एडवाइजर्स है या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आज आपके सामने है सेक्रेटरीट में, बाहर से है, दे डोंट नो कि लोकल से राब्ता रखते, लोकल को हाथ में रखते। यही वजह है कि ये चीज़ें दिन ब दिन होती है। लेकिन वही है ना, फिर आपके लीडर्स भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल ठहराने की जगह बात करते हैं कि कश्मीर फाइल्स की वजह से सब कुछ हो रहा है। कश्मीर फाइल्स तो इसी साल जो है वो रिलीज हुई है, ये किलिंग्स तो पिछले साल अक्टूबर के महीने से चल रही है। मखनलाल बिंद्रू की अगर बात की जाए, उन्हें तो पिछले साल टारगेट किया गया था, तब तो कश्मीर फाइल्स कहीं नहीं थी। नहीं मैम, डॉक्टर साहब ने भी इस पर बयान दे दिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो कश्मीर फाइल है उसको हम इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। फिल्में बनती रहती है, अच्छी होती है, ख़राब होती है, फिल्मों का वजह नहीं है। इट इज़ ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। क्या करें? अब वो लोग नाकाम हो रहे हैं, मेरे ख्याल में कमज़ोर पड़ रहे हैं मिलिटेंसी। अब वो इस किस्म के हथियार उठाते हैं, ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी हिल जाए और लोगों में भी दहशत पाए। अब देखिए कितने टूरिस्ट है इस वक्त वहाँ पर, कैसे वो जाते हैं। और मैंने कल भी बात की थी कश्मीरी पंडित कुछ लोगों से, वो बेचारे परेशान है, क्या करें क्या न करें। ये काम लीडरों का था, हमारा था, रिप्रेजेंटेटिव्स का था, जो यहाँ है नहीं। यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, वही लोग ये मसला उठाते। उन बच्चों को सड़क पर आना पड़ा, अब उनको और डर लग गया है। उन बच्चों के साथ हमें हमदर्दी है। हम चाहते हैं सरकार इस पर कोई फैसला ले, उनको सिक्योरिटी दे। और जो ये बच्ची कल मारी गई जो टीचर थी, ये पीएम पैकेज वाली नहीं थी, ये वहाँ खिदमत का वो अपने कोटा में गए थे। वहाँ बहुत से लड़के जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल है, ओबीसी है, वहाँ काम करते हैं पिछले 10 साल से। और अफसोस की बात है। और आपने ये भी देखा हो कि वहाँ की लड़कियों ने, वहाँ के लोगों ने कितना रोए इसके लिए। तो ये साजिशों को नाकाम करना होगा। एंड इंटेलिजेंस जो है चेंज करनी चाहिए। दिस फेलियर। लोकल अफसरों को लाओ, लोकल अफसर ये देख सकते कहाँ है क्या नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश आप लोगों से है कि इस मीडिया के ज़रिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया जाए
कि लोकल अफसरों को तरजीह दे, वो ये ठीक कर सकते हैं जो कुछ भी हो रहा है, और हम इसके पुरजोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। बट साहब, कई सारे वो कश्मीरी पंडित लीडर्स जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने के बाद उन्होंने साफ तौर पर मीडिया में आकर जो है ऑन कैमरा ये बात कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप कश्मीरी पंडित्स को लेकर सीरियस नहीं है, इसीलिए हमने जो है वो पार्टी छोड़ी है। और उसकी एक मिसाल इस बात से भी नजर आती है कि अमरीन भट्ट के घर जो है वो उमर अब्दुल्ला जरूर जाते हैं, लेकिन राहुल भट्ट की शहादत होती है, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं आते। अत्सामा में जो इंसिडेंट हुआ है वहां पर नहीं जाते हैं, और लगातार इतने सारे इंसिडेंट जो है कश्मीर घाटी में हो रहे हैं। केवल एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट के अलावा कुछ देखने को नहीं। मुबारक गुल साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के राहुल भट्ट के घर गए, अली मोहम्मद सागर साहब जनरल सेक्रेटरी उनके घर गए, हम मेरे साथ जितने भी साथी माइनॉरिटी सेल के हम गए, ऐसी बात नहीं, मेरी लीडरशिप ने हमें भेजा, गए उनके हमदर्दी के लिए। ऐसी बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये 47 में इन्होंने कल करके दिखाया, जब वो कबाइली आए थे हमला करने के लिए, तब इन्होंने उनको वापस घिसेटा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियस नहीं क्यों नहीं है? इन्हें प्यारेलाल होनू को बनाया, मुझे बनाया, इसने बकाया साहब को बनाया, इसने चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड उसको लिया था, नहीं असल पर नहीं, अपना राजदान सतीश राजदान। तो इन्होंने हमें, आप देखिए कितने जज जो कश्मीरी पंडित थे उनको अच्छे अच्छे ओहदों पर रखा गया। कोल साहब थे, भट्ट साहब थे, जितने भी जज रिटायर्ड थे। ऐसी बात नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कश्मीरी पंडितों के साथ ठीक नहीं चलती है। कश्मीरी पंडितों को साथ यही जमात जो है यही रियासत में को आगे बढ़ा सकती है, यही जमात जो है यहाँ हालात ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इस जमात के जो लोग हैं, इस जमात को यह हर जगह है, ये लद्दाख में है, कश्मीर में है, जम्मू में है, या इसको आप पहाड़ की टेलियों पर भी देखेंगे, गुजर बस्ती में भी देखेंगे। ऐसी बात नहीं, ये जमात जो है इसके साथ धोखा किया गया वक्तन फ़ौक्तन। एक टाइम था इसको कहा गया स्काई इज़ द लिमिट। वो टाइम भी मुझे याद है जब 92-93 में वहाँ फारूक साहब को वहाँ भेजा गया, वहाँ उसने लड़ा, वहाँ उसने बात की। ऐसी बात नहीं, फारूक साहब के खिलाफ जो इस वक्त ये साजिश नहीं करनी चाहिए, या इलेक्शन कर दो, जो भी आए पब्लिक नुमाइंदगी आना चाहिए, बीजेपी हो, आरएसएस हो, कोई भी एमएलए आए, रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए, पब्लिक के जो मसले वो हल करते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो भी आए इलेक्शन करो, या ये अवामी ये जो सरदारी है ये अवाम का हक है। इट इज़ नॉट ब्यूरोक्रेट्स आप बाहर से लाओगे, दे डोंट नो नथिंग अबाउट जम्मू कश्मीर। इसी पर अगर बात करें तो जतिन जी कैसे देखते हैं कि कश्मीरी पंडित युवा जिन्हें लोग सड़कों पर देखते ही नहीं थे, हाँ पीएम पैकेज के रिलेटेड कई बार मसले होते थे तो वो ज़रूर सड़कों पर उतरते थे, लेकिन कभी भी एक मैसिव लेवल पर कश्मीरी पंडित्स का प्रोटेस्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब अभी तक कश्मीरी पंडित युवा जो है वो कश्मीर घाटी में भी, जम्मू में भी सड़कों पर उतरे, अपनी डिमांड्स को लेकर सिक्योरिटी की मांग की, ट्रांसफर पॉलिसी की मांग की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को 12 दिन लग गए उनसे मुलाकात करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो अप्रोच है कश्मीरी पंडित्स को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूं जो कल कुलगाम में वाक़ा हुआ, जो हमारी एक बहन थी उसको वहां पे शहीद किया गया, उसको कंडेम करता हूं। जहां तक आपने बात की कि कश्मीरी पंडित युवा जो आज सड़कों पे है, आप इससे खुद ही जान सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है, बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। आप आज तक आपने देखा होगा 30 साल में जो हमारी माइग्रेशन के हुए, आज तक हम रोड्स पे ऐसे नहीं आए थे। आज हमारा युवा जो रोड पे आया है, इससे आपको पता चलता है कि कितनी इंटेंसिटी है, कितनी हमारी बर्दाश्त की जो हद है वो पार हो चुकी है। आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। हमने 2009 में उमर साहब की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि इन नौजवानों को हम कश्मीर भेजेंगे, और एक जो हमारा कम्युनल बॉन्ड है वो सेम फिर से वो वैसे पनपे जैसे हम पहले रहते थे, वो कोशिश थी, उसी कोशिश में भेजा गया था। और हालात तब ठीक थे, एक लिमिटेड एरिया में मिलिटेंसी रह चुकी थी, और तब हमारे जवान, जो हमारे नौजवान यहाँ लड़के थे, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे चले गए, जॉब की सूरत में वहाँ चले गए, वहाँ अपना जॉब कर रहे थे। बट आप आज की डेट में देखिए किस हद तक अब एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर, गवर्नमेंट का फेलियर, दिल्ली गवर्नमेंट का फेलियर, जो डायरेक्टर भी हमारी यूटी में देख रही है उनका फेलियर है, होम मिनिस्ट्री का फेलियर है कि वो हमारे नौजवानों को, हमारे लड़कों को वहाँ बचा नहीं पा रहे हैं। आप देखिए कल अब एक और लड़की की शहादत हो गई, इससे पहले आप देखिए कैसे टारगेटेड किलिंग्स हुई, हमारे बिजनेसमैन वहाँ पे थे कुछ, उनकी टारगेटेड किलिंग्स हुई। तो इसको मुझे समझाइए ना वो कि वो गवर्नमेंट क्या कर रही है। और आपने खुद जैसे कहा कि 10-12 दिन लग गए गवर्नर साहब को हमारे वहाँ लड़कों तक पहुँचने के लिए। मैंने इससे पहले भी कहा, मैंने कहा उन्होंने उन नौजवानों ने ये
कहा था, उन हमारे एम्प्लॉयज ने ये कहना था कि वो अपना दर्द बांटना चाहते थे। उन्होंने डिमांड रखी थी, गवर्नर साहब हमारे पास आए, हम उनसे दर्द अपना बांटना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वो दर्द बांटने के लिए भी वो उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं था। बाद में उन्होंने स्टोरी सुना दी कि कुछ मेरे पास ये मैसेज आई थी कि आप रोड पे है, आप अंदर नहीं गए। दिस इज ऑल, देखिए आप खुद समझ सकते हैं। और वो आप इस बात से भी जान लीजिए ना, वो जब आए उनके पास तो उन्होंने कहा यहाँ हम भरोसा नहीं दे सकते, हमें नहीं पता है यहाँ हालात क्या हो सकते हैं, अभी क्या है तो कल क्या होंगे, मुझे ये साए अपने से डर लग रहा है। आप जब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हमें अपने साए से डर लग रहा है, तो फिर वो क्यों ऐसा कर रही है? क्यों उन नौजवानों को बलि का बकरा बना रही है, उन हमारी बहनों को बलि का बकरा बना रहे हैं जो वहाँ जॉब कर रहे हैं? वो जतिन जी, यहीं पर आपसे समझना चाहूंगी, 2014 से पहले ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता था, कोई सिविलियन जो है वो कश्मीर घाटी में अगर टारगेट होता था, तो भारतीय जनता पार्टी की उस समय ऑपोजिशन में थी तो जम्मू बंद की कॉल दी जाती थी, जो है मार्केट्स बंद किए जाते थे, सिविल सोसाइटी का जो है वो सपोर्ट लिया जाता था और सरकार को आड़े हाथों लिया जाता था। अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन में है तो ये रोल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी निभाना है। कश्मीर घाटी में सिविल सोसाइटी को अपने साथ जोड़कर कश्मीर घाटी में बंद की कॉल देना, कश्मीर घाटी में आम सिविलियन सोसाइटी को जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ खड़ा करना, ये सारा काम और सरकार को आड़े हाथों लेने का काम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से इससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं। जैसे अभी राहुल भट्ट जी की शहादत हुई थी तो हमने प्रोटेस्ट किया था, हमने उनके साथ बाज़ाब्ता शमूलियत की, उस प्रोटेस्ट में हमने पूरा प्रोसेसिंग किया। ये देखिए ना, इस टाइम ये प्रोटेस्ट देखिए, हमारे सारे लड़के अभी रोड पे है, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन फिर भी गवर्नर साहब ने 10 दिन लिए उनसे मिलने के लिए। ये आज सुनते नहीं है, इन्होंने कान अपने बंद रखे हैं। ये मनमोहन सिंह जी को कहते थे कि वो मौन है, वो किसी इशू पे बात नहीं करते। आज मुझे बताइए ना, ये क्यों नहीं बात करे? एक ट्वीट नहीं कर पाए हमारे मोदी साहब, एक ट्वीट नहीं कर पाए हमारे अमित शाह जी, जो होम मिनिस्ट्री, जो खुद देखती है, जो डायरेक्ट देखती है हमारे JNK को और इन अफेयर्स को देखते हैं, वो ट्वीट नहीं कर पाए। उन्होंने कभी मजम्मत नहीं की इस इंसिडेंट पे। ट्वीट उनसे हो जाते हैं, लेकिन इस मामले में नहीं हो रहे। तो आप खुद देख रहे हैं ना गवर्नमेंट क्या करिए। गवर्नमेंट ने कान अपने बंद रखे, आंखें अपनी बंद रखी। हमारी अपील रहेगी, हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कुछ आप अपने 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 कान खोलिए और अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। इसको एक एक्सपेरिमेंटल हब नहीं बनाइए प्लीज। अब आप खोलिए अपनी आंखें और देखिए कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से मिलिटेंसी को खत्म किया जाए और हम फिर से वहीं पे उसी तरीके से रहे जैसे हम पहले रहते थे, 90 से पहले रहते थे, भाईचारे में रहे और उसी माहौल में रहे। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि 90s से पहले जिस तरीके से कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में रह रहे थे, उस तरीके से रहना इस समय मुमकिन है? और साथ ही में ये जो PM पैकेज की बात की जाती है, आज कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि इसे आप केवल एक इकोनॉमिक पैकेज कहिए, इसे आप रिहेबिलिटेशन पैकेज मत कहिए, क्योंकि रिहेबिलिटेशन तब तक मुमकिन नहीं हो पाएगी जब तक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा सके, कश्मीरी पंडित की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करवाई जा सके। आप जॉब जरूर दे रहे हैं लेकिन रिहेबिलिटेशन के लिए और भी बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या आप भी मानते हैं कि ये PM पैकेज जो है वो इकोनॉमिक पैकेज माना जा सकता है, रिहेबिलिटेशन पैकेज इसे नहीं कह सकते? एग्जैक्टली हम PM पैकेज को कैसे रिहैब पैकेज मान जा सकता है, जबकि हमारे रोज़ ही जो कश्मीरी पंडित, जो लड़कियां लड़के वहाँ पे जो जॉब करने गए हैं, इनसिक्योर हैं, और उसके बाद जबकि टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। कश्मीरी पैकेज को छोड़िए, अब दूसरे जो यहाँ पे ये लोग, अब हम जैसे कि कल अभी रजनीवाला जी की अभी किलिंग हुई है, वो शहादत हुई है, ये तो हम बिल्कुल हमें खुद से इतना अफसोस है कि ये हो क्या रहा है। और बाकी रही बात कि जैसे आपने कहा कि वापस हम जा सकते हैं, वैसे जैसे 90 से पहले हम रहते थे, हम रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस तो हो, कुछ प्रोसीजर तो बने, कुछ कानून तो बने। वो कैसे लेके जा सकते हैं, वो हमें कैसे रिहेब करेंगे वहाँ पे जबकि सिक्योरिटी नहीं है? एक लेडी को गोली मार दी जाती है, एक लेडी की किलिंग की जाती है, एक लेडी सेफ नहीं है तो बाकी सब कहाँ से सेफ होगा? और जिस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे हम दीपक चंद की बात करें, सुपिंदर कौर की बात करें कि स्कूल के अंदर घुसकर जो है आतंकी अटैक करते हैं, उसी तरीके से राहुल भट्ट की शहादत जब हुई तो तहसील दफ्तर के अंदर घुसकर जो है वो आतंकी अटैक करते हैं। इससे आपको क्या मालूम चलता है कि कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है ये इनसाइडर्स जॉब है, क्योंकि बगैर सिविल सोसाइटी में से किसी ऐसे अनासर की मदद के बगैर किस तरीके से जो है वो स्कूल के अंदर या तहसील दफ्तर के अंदर घुसकर आतंकी अटैक कर सकते हैं? मैम, पहली बात तो है कि आतंकी ऑफिस इतने सारे वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, इतना सारा वहाँ पे होता है। राहुल भट्ट को अंदर जाके कुर्सी पे, उसकी चेयर पे जाके गोलियां मारी जाती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जबकि तहसील ऑफिस में इतनी सारी सिक्योरिटी होती है? वो कैसे? इसमें ये तो गवर्नमेंट फेलियर है, ये तो सिक्योरिटी फेलियर है। सरकार से मांग क्या है? मेरी सरकार से तो यही मांग है कि जैसे हमारे राहुल भट्ट शहीद हुए हैं, जैसे हमारी रजनीवाला जी शहीद हुई हैं, उनका जो उनकी तरह हमारे बाकी ना हो,
जो हमारे बाकी लोग हैं उनकी तरह शहादत ना दें। हमें सिक्योरिटी चाहिए। जो हमारे वहाँ पे पीएम पैकेज के बच्चे हैं, जो ये हमारे बहन हैं, उनको वापस लेके लाया जाए यहाँ पे, जब तक वो इंश्योर नहीं होते कि हम सिक्योर हैं कि नहीं हैं। ऐसे आप जाओगे, कोई भी रास्ते चलते भी तो आपको गोली मार के, हम घर से, हमारे वहाँ पे सारे क्वार्टर्स हैं, वो है, बाहर पुलिस लगी हुई है, ठीक है तब तक, लेकिन जब वो घर से ऑफिस तक जाते हैं उनको क्या सिक्योरिटी दी जा रही है वहाँ तक? वो कैसे सिक्योर है वहाँ तक? वो तो हमें गवर्नमेंट बताए ना, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी कि वो, हाँ, वो सेफ़ है वहाँ पे। क्योंकि जो अभी लोग मर रहे हैं, जो अभी शहीद हो रहे हैं यहाँ पे, उनकी भी तो पीछे फैमिली है कहीं ना कहीं, उनके भी तो बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को कैसे करेंगे? वो उनका बच्चों का क्या करेंगे वो लोग? मान जी, आपसे समझना चाहूँगी कि क्या मांग आपकी ये है कि जितने भी पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ वहाँ पर हैं उन्हें सेफ लोकेशंस में जो है वहाँ पर पोस्ट किया जाए, या आप भी ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग करते हैं कि ये जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पर लगाए हैं ट्रांसफरेबल होने चाहिए, उन्हें भी जो है अलग अलग इलाकों में भेजा जाना चाहिए? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हमारे जो पीएम पैकेज के जो वहाँ पे लोग हैं और जो भी हमारे यहाँ से जो गए हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह जो भी पैकेजेस के हमारे गए हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो इनको आउटस्कर्ट्स में ना भेजा जाए। क्योंकि आउटस्कर्ट्स में वैसे ही बहुत मिलिटेंसी होती है, वहाँ पे डेंजरस एरिया है, तो हम इन लोगों को आउटस्कर्ट्स में भेज क्यों रहे हैं? इनको सेफ़ जोन में भेजिए। सेफ़ जोन में भेजने के बाद इनको फिर अगर आप लग सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को हम ट्रांसफ़र पॉलिसी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं मूवेबल हो सकते हैं? हम बाहर के लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं, हमारे अपने लोकल क्यों नहीं आगे पीछे जा सकते हैं? आपसे समझना चाहूँगी कि आपकी लीडरशिप जब बात करते हैं इन अटैक्स की तो अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है मिलिटेंट। क्या आप मानते हैं कि इनोसेंट सिविलियंस को जो टारगेट कर रहा है कश्मीर घाटी में, उसे मिलिटेंट कहना सही होगा, या उसे साफ तौर पर आतंकी कहने में दिक्कत क्या है? हाँ, मिलिटेंट को हो, आतंकी को हो, लेकिन वो है मारदार करने वाले। उनको किसी ने भेजा मकसद के लिए, और वो मकसद क्या है वो तो आप सब लोग जानते हैं। 47 से हम यही देख रहे हैं। तो मिलिटेंट्स कहना या उग्रवादी कहना बात एक ही है। उग्रवादी तो वो जिसने किसी मकसद के लिए बंदूक उठाई है। जो टेररिस्ट तो वो हुआ ना जो लोगों को मार रहा है, जो दहशत फैला रहा है, और वही दहशत का माहौल तो कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। उसको पीछे से वही कहा गया है, उसको रिमोट में ऐसे लगाया गया है। ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये कि जब तक सारे लोग, इसका एक ही इलाज है, आप गवर्नमेंट की बात करो, पुलिस सिक्योरिटी की बात, या सारे लोग चाहे कश्मीरी, एकदम ये मिलिटेंसी खत्म हो सकती है। चलो, मैंने एक बड़े लीडर से एक बार पूछा था, फंडू साहब, मैंने बताया जनाब ये कैसे ठीक होगा? बोले ये मारदार गोलियां इससे नहीं। जब पूरे कश्मीर के लोग कहेंगे कि हमें इनसे छुटकारा चाहिए, एकदम निकलेंगे गांव से, सिटी से, लांग लेके, ये डंडे लेके, मिलिटेंसी नहीं रहेगी। इट ऑफ द पीपल। लोगों को आपने जीतना है। लोगों के साथ कई बार बेवफाई हुई, वही मैंने कहा ना, स्काई इज द लिमिट। उससे पहले 75 में शेख साहब को बोला आइए आप जैसे ये ऑटोनॉमी की बात कीजिए। जब बात करने आए बोला गड़ी की सुइया जो है वापस नहीं जा सकती है। तो फिर उसके बाद उसको साथ ऐसे लीडर को कांग्रेस ने उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। फिर 77 में आए, फिर हमने एक कमेटी बनाई, चार रुकनी में डी ठाकुर थे, सोनम नरबू थे और थे, और कमेटी का आपको भी नहीं माना। और हमने आफ्टर 96 ऑटोनॉमी का छोटा सा रेजोल्यूशन भेज दिया, उसमें कोई तूफान नहीं था। दिल्ली उन्होंने वो रद्दी टोकरी में डाल दिया। इतिहास तो सबको मालूम है। फिलहाल की अगर बात की जाए अभी इस समय जो सवाल, इसी से लोग दूर हो गए, मैम, इसी से दूर हो गए लोग। जैसे दिल्ली वालों को चाहिए ईमानदारी से इलेक्शन करो, अच्छे लोगों को लाओ, क्योंकि लोगों को इस वक्त मसले है, मसाइल है। आपका डीसी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, आपका एडीजी जो मैंने सिक्योरिटी बोला, या एडीजी सीआईडी 3 बार मैंने स्लिप भेजा, नहीं मिलता है। लोग मिलना चाहते हैं, लोग हो सकता है कोई अच्छी बात कहें, दे आर नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये आए सहाने मौसम में बैठे, टाइप राइटर लेके, फाइलें लेके चलाते हैं। लोगों से मिलने के लिए लोकल गवर्नमेंट, लोकल को कश्मीरी ने पिछले 200 साल से कभी लोकल के बगैर माना नहीं। हमें मुगल भी आए थे, उनको भी निकाला। हमने यूसुफ चक आ गया, उसको निकाला। यहाँ कौन से ये कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये खुद इनको ये दे दो, फुल पावर्स दे दो। हमने कब कहा हिंदुस्तान के साथ नहीं, हिस्सा नहीं है। मेरे लीडर ने कब नहीं कहा। उसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कितनी बार गाया। लिहाजा दिल्ली वालों की भी काफ़ी गलती है। दे शुड रिमूव दिस। इंडियन स्टेट हैज़ टू सी द पीपल हु आर विद इंडिया, जो यहाँ अमन चाहते हैं। 96 में हम आए, कितने लोग हमारे मारे, मेरे 7 मिनिस्टर मारे गए। मेरे सामने गुलाम हसन भट्ट को मारा गया। मैं से मिलने जा रहा सुबह डूरू,
मैं उन बुजुर्गों की अगर बात करूं जो मारे गए, चाहे वो शुभियान का एमएलए था, चाहे वो त्राल का एमएलए था, कितने लोगों को मारा गया। मुश्ताक एक होम मिनिस्टर को मारा गया, वो भी हमने लड़ा, वो भी करके देखने की आज आप बोलते आप भी गलत है। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन स्टेट को देखना पड़ेगा, यहाँ पर सही लोगों को लाना पड़ेगा और सही लोग जो यहाँ ईमानदारी से जो यहाँ हुकूमत करे। और लोगों को हमने लोगों को अपने गले लगाया था आफ्टर 96। यहाँ कोई FIR दर्ज नहीं कर सकता था। जब हम आए FIR दर्ज किया आर्मी गाड़ी के खिलाफ, डरते थे लोग गाड़ी के सामने आने से। मेरी जिप्सी चलती थी, उसके पास भाग जाते थे, लेकिन एक टाइम आया उसी जिप्सी को रोकते थे, हमें वहाँ तक ये दे दो, ये लिफ्ट दे दो। हमने इसको ठीक किया था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे शुड थिंक अबाउट इट। कश्मीर पॉलिसी पे उसको सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के माइनॉरिटी सेल का और वुमेन सेल का क्या कहना है। साफ तौर पर यही कि कश्मीर घाटी में इस समय ज़रूरत ये है कि जो कम्युनिकेशन गैप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच और लोगों के बीच बन गया है, उसे दूर करने की ज़रूरत है, लोकल ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत है और साथ ही में यही कि सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी। केवल राग अलापने से कुछ नहीं होगा, ऑन ग्राउंड कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कश्मीर घाटी में रह रहे हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें।